जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया जिसमें बच्चों ने भले ही थोड़ा सा कम लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। और वो रिस्पांस ये था कि बच्चों ने वीडियो देखे और अच्छे कमेंट किए, लाइक किया और हमें एक बहुत मोटिवेशन मिला इस चीज़ से। एक बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, हम जो एफर्ट कर रहे हैं उससे जिस तक हम जो मदद पहुंचाना चाह रहे हैं वो मदद पहुंच रही है और बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। उससे क्या होता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। तो उसी लेवल पर अगर इंटेलेक्ट लेवल और खासकर आपके जानकारों का अगर इस लेवल का माइंडसेट होगा ना दोस्तों, तो उससे क्या होगा, एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके खुद के नए आइडियाज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो जितना मेरे वीडियो से बेनिफिट होगा उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको एक दूसरे से बात करके होगा, क्योंकि डायमेंशन आपकी ज्यादा निकलेंगी। तो इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि हाँ हम ऐसा कोई एफर्ट कर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स को बताएं। अब टॉपिक हमारा चल रहा था क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस का, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालते हैं उनके डिस्कशन का। अब उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने या हम लेकर आए हैं, ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 150 वर्ड्स का है और 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मेरा डिस्कस करने का बड़ा मन था, और अच्छे क्वेश्चन इसलिए जिससे मुझे डायमेंशंस मिले। अब जैसे मान लिया कोई क्रायोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का ही, अब वो क्रायोस्फीयर सीधा सीधा अगर डिस्कस कर लूंगा तो उसका फायदा नहीं है, वो तो बच्चा आराम से लिख लेगा। वो क्वेश्चंस डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। असली ऑब्जेक्टिव है ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने का जिसके अंदर डायमेंशन लगे, सोचना समझना पड़े। और बच्चा अक्सर मेंस में आंसर राइटिंग करते हुए वहीं पर गलती करके आता है, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी वैसी ही जगह पर वहां और बुरी तरीके से गलती करके आता है। इसीलिए आंसर राइटिंग का सेशन है। हमारे जो स्पेशल बैचेस चल रहे हैं जिसके अंदर हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, उन बैचेस के अंदर भी, उन बैचों में तो खैर बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए मिल जाता है वहां पर कि यार हम वहां आंसर लिखवा के चेक करवा रहे हैं बच्चे से कि बेटा आप चेक करवाओ कि असलियत में आंसर कैसे लिखा है, क्या किया है आपने। अब टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन्स फॉर्म cultural units rather than the states? Give reasons with example for your viewpoint. अब देखो यहां एक सवाल है, there is a word context, सापेक्ष में परिपेक्ष में। डायवर्सिटी ऑफ इंडिया, वर्ड्स निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन इट बी सेड, क्या यह कहा जा सकता है? कैन इट बी सेड, क्या यह कहा जा सकता है? रीजन्स इसके आसपास फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रादर देन द स्टेट्स। अब सवाल यहां आगे भी है, गिव रीजंस और विद एग्जांपल ऑफ योर व्यू फॉर योर व्यू पॉइंट। इन शब्दों को ध्यान से देख लो। सबसे पहला शब्द आ क्या रहा है? कंटेक्स्ट, यानी परिपेक्ष्य में। कौन सा परिपेक्ष्य की बात कर रहा है? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विभिन्नता, भारत की विभिन्नता, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें साफ कह रहा है कि सोसाइटी का क्वेश्चन है, भारतीय समाज से संबंधित सवाल है। अब इसमें सोसाइटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहां स्टेट्स का भी जिक्र किया जा रहा है। स्टेट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी ये क्या है? प्रशासनिक इकाई है। राज्य प्रशासनिक इकाई है। अब यहां शब्दों को ही पहचानना जरूरी है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि असलियत में कल्चरल यूनिट्स, एक है रीजन, नो एग्जिस्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कोड। एडमिनिस्ट्रेशन कोड में इस रीजन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो जस्ट फॉर से यानी कहने के लिए कह दिया जाता है, ऐसा लगता है। और तीसरा है रीजन के बाद कल्चरल यूनिट। एक शब्द आ रहा है कल्चरल यूनिट यानी सांस्कृतिक इकाई। अब ये सवाल समझने वाला है कि सवाल की डायमेंशन क्या है। असलियत में अगर आप में से कोई भी इसे पॉलिटी का सवाल समझ रहा है, और सॉरी, अब यहां ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और जब बच्चे मेरे से बार बार आके पूछ रहे होते हैं कि सर क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन ले जाते हैं, तो मैं कहता हूं हाँ ले जाओ। एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन मिल जाता है तो देखो नहीं। बच्चे फिर कहते हैं सर सेल्फ स्टडी में कोई बुराई नहीं है। देखिए 3 चीजें सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला है नॉलेज यानी ज्ञान, तीसरा है अप्रोच यानी आपका दृष्टिकोण, या देखने का तरीका, किसी भी मामले को देखने का तरीका। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आंसर राइटिंग के लिए राइटिंग स्किल्स, लेखन शैली। ये जब तक 3 चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी ना दोस्तों, ज्ञान, यहां ये ज्ञान जो है ये आपको बुक्स से मिलेगा, ज्ञान आपको बुक्स से मिलेगा, ये याद रखिएगा। अप्रोच, दृष्टिकोण, ये काम टीचर का है, न्यूज़पेपर का है, डिबेट डिस्कशन का है, डिबेट और डिस्कशन का है। जितना ज्यादा डिबेट करोगे, डिस्कशन करोगे, सुनोगे, अखबारों के अंदर आर्टिकल सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ये एक थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, समझे? तो इसमें आपको मेडिटेशन भी चाहिए। लेकिन इस सब में कहीं भी आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन आपके अंदर जोश भरता है, और आप में जितना मर्जी जोश हो, या आपको मोटिवेट करने वाले में जितना मर्जी जोश हो, इस सवाल को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यहां जोश की जरूरत ही नहीं है, यहां पर होश की जरूरत है। और होश मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने से आता है, शांत रहने से आता है, दिमाग को शांत रखने से आता है, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो टाइप से नहीं आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स। असलियत में अगर किसी को लगता है कि कोचिंग में या हम लोग जो टीचर हैं वो ज्ञान देते हैं, तो भूल जाओ, ये तो आप बुक्स पढ़ के हासिल कर लोगे। हमारा जो काम है वो असलियत में अप्रोच डेवलप करना और राइटिंग स्किल्स डेवलप करना, हर लाइन के ऊपर डिस्कस करना। सबसे पहले तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है? लेखन शैली, राइटिंग स्किल्स, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? राइटिंग स्किल्स यानी लेखन शैली जो है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, लेखन शैली की सबसे मेन सबसे बड़ी खास बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अब बच्चा मेरे से आता है, आएगा बड़े जोश में आएगा, सर आंखों में आंखें डाल के पूछेगा। मैंने कहा हाँ, मैं पूछता हूं हाँ कि सर बेस्ट आंसर कैसे लिखा जा सकता है?
मैं उसकी शक्ल देखता हूं, आंखें देखता हूं, आंखों में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और वो कॉन्फिडेंस वो मोटिवेशनल गुरु टाइप के बंदे को सुन के आया हुआ होता है ना, वो होता है सर बेस्ट आंसर। मैंने कहा अब मैं यूं कहूंगा कि बेटा बेस्ट आंसर कोई नहीं होता, आप चेक करने वाले को संतुष्ट कर पा रहे हो या नहीं, केवल ये है। उसमें हो सकता है एक चेक करने वाला उसे बेस्ट कहे और दूसरे वाला उसे एवरेज कहे और तीसरे वाले कहे रद्दी कहे। तो बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन उस बच्चे को इतना मिसगाइड कर रखा होता है कि उसको तो बेस्ट चाहिए। तो मेरे जैसा कई बार उसको कहते था भाई तू 2 किलो घी पी ले, अंदर जब शक्ति आएगी ना तेरे, और तुम जब हाथी को भी पटक के मारोगे तब आंसर भी बेस्ट लिख दोगे। बच्चा समझ जाता है मजाक कर रहे हैं, मैनेजमेंट से शिकायत भी कर देता है। अब मैनेजमेंट का क्या है, उसे भी पता है कि बच्चा भी गधा है, और कई बार मैनेजमेंट नहीं समझ पाता तो वो बुला लेता है कि सर आपसे बच्चे नाराज हैं, आपने कहा ऐसे उल्टे जवाब दे रहे हो। तो मैं उनको कहता हूं यार ये सवाल ही उल्टे कर रहे हैं, आप अपने टॉपर को बुला के लाओ और उससे कहो बेटा बेस्ट आंसर लिख कर दिखा। वो पॉसिबल आंसर लिखता है, बेस्ट नहीं। इसलिए जो भी गधा ये सोच रहा है कि मैं बेस्ट आंसर लिखकर दिखाऊंगा, तो भाई जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो हो, उसे मान जाओ। बेस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं होती, बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है। इसीलिए पॉसिबल आंसर लिखना सीखिए, ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को कवर कीजिए, और उसे अच्छी से अच्छी और कम से कम अच्छी से अच्छी भाषा और कम से कम शब्दों में लिखिए, वो नंबर दिलाएगा। मोटिवेशन जरूर थोड़ा है यार, तुम कोई मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ा ना जा रहे हो जब वहां पर तुम्हारे को डू और डाई वाली सिचुएशन हो कि वापस नहीं आओगे। संभव हो सकता है। आप डिप्लोमेट बनने जा रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, वो एक जिले में राजा का प्रतिनिधि होता है, यानी वो जिले में खुद ही एक राजा होता है, और राजा के दिमाग में आग होती है, बातों में नहीं। दिमाग में होश होता है, क्योंकि उसे सूझबूझ से काम लेना है, और मोटिवेशन जोश दिलाता है, सूझबूझ नहीं। तुम्हें फील होगा कि यू आर मोटिवेटेड, भैंसे की तरह लड़ जाओगे, लेकिन होश में काम करना इंसान का काम है, भैंसा नहीं हो आप। जब मोटिवेशन राइटिंग स्किल्स सीखो, इस क्लास का फायदा उठाए राइटिंग स्किल्स का। राइटिंग स्किल्स का पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, सवाल समझो। पॉसिबल डायमेंशंस आस्क्ड, वो समझो। डायमेंशंस आस्क्ड, वो समझो। जो डायमेंशंस पूछ रखी हैं वो समझ लो। उसके बाद आपको सबसे पहले फ्रेम द आंसर, फ्रेमिंग बाद में होगी। कलेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कलेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिलेटेड टू आंसर, रिलेटेड टू आंसर, आंसर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें कलेक्ट करो। उसके बाद पॉसिबल इंट्रोडक्शन ढूंढो कि सवाल से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। उसके बाद फ्रेम ढूंढो कि जिसमें आपने वो आंसर लिखना है, और कंक्लूजन ढूंढो जो आपने उसमें कंक्लूड करना है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, जो मुश्किल से आजकल 1 लाइन का होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी लाइन है, पंच लाइन जिसे आप कहेंगे, वो पहली अच्छी है, तो आंसर पढ़ने का मन करता है, और यहीं से आपका 1 नंबर प्लस हो जाता है।
आंसर पढ़ने का मन करता है, आपका विचार जानने का, क्योंकि आपका विचार पहली लाइन में झलक गया। जब पढ़ा और आपने यहां पूरा आंसर लिखा तो 2 से 3 नंबर, कई बार 4 नंबर इन्हीं फैक्ट्स के होते हैं। ये डिपेंड करता है। और जब आप आंसर में यहां सेटिस्फाई करते हो तो कंक्लूजन में आपका जो व्यू पॉइंट होता है, कंक्लूडिंग लाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 1 नंबर अक्सर उसका आपको मिलता हुआ नजर आता है। जरूरी नहीं है सब चीजें ये हो, लेकिन ये बेसिक एक असेसमेंट होता है जो एग्जामिनर्स चेक करते हैं क्वेश्चन, वहां से आपको आउटकम मिलता है, बताते हैं वो। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपका ये आंसर परफेक्ट है तो 10 में से 5-6 के आसपास नंबर मिल सकते हैं। तो असलियत में प्रैक्टिस इस फॉर्मेट में होती है और इस बेस्ट फॉर्मेट को आप शुरू में प्रैक्टिस करते हो और उस हद तक प्रैक्टिस करते हो कि आंसर जो है मेंस में आपको 5 मिनट में लिखना है तो वो 5 मिनट में लिख पाओ। 5 मिनट, यही समझना है आपने। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल, अच्छा, राइटिंग स्किल्स के ऊपर डिस्कस हो गया है हमारा छोटा सा। अब सवाल जो है इसको देखेंगे तो यहां के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा ताकि आप आंसर लिख पाएं ढंग से। सबसे पहला वर्ड है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट लिया गया है डायवर्सिटी ऑफ इंडिया। डायवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विभिन्नता। डायवर्सिटी ऑफ इंडिया की बाद यहां पर कैन इट बी सेड, क्या यह कहा जा सकता है, यानी क्या यह कहा जा सकता है। यहां मैंने एक शब्द लिख दिया इसके बारे में कि कैन इट बी सेड, यानी क्या यह कहा जा सकता है, यानी यह आपका व्यू पॉइंट। अब उसके बाद कैन इट बी सेड के बाद पूछ रहा है किसके लिए, रीजन्स के लिए, यानी क्षेत्र, इनके लिए, कि ये वास्तव में कल्चरल यूनिट्स यानी कि सांस्कृतिक इकाई हैं, सांस्कृतिक इकाई हैं, रादर देन, यहां एक शब्द है स्टेट और स्टेट के लिए इस्तेमाल किया है रादर देन, जबकि नहीं बल्कि ये हैं। और उसके बाद गिव रीजंस, एक शब्द है गिव रीजंस, कारण दो, विद योर व्यू पॉइंट, विद योर व्यू पॉइंट, आपके दृष्टिकोण से, आपकी दृष्टि से, आपके हिसाब से क्या है, आपके विचार से। यस, यहां पर असलियत में दिखाई दे रहा है डायवर्सिटी और कल्चर और रीजन को देखकर कि ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। यहां दिखाई दे रहा है कि ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। लेकिन मुझे जैसे ही ये शब्द स्टेट नजर आया और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी प्रशासनिक इकाई के रूप में मैंने इसे देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी प्रशासनिक इकाई के रूप में मैंने इसे देखा, तो मुझे यहां पर फॉर्मेशन, क्या नाम है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स नजर आया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का पुनर्वर्गीकरण नजर आया, राज्यों का वर्गीकरण या पुनर्वर्गीकरण नजर आया कि भैया वो स्टेट्स तो हमने कल्चर या लैंग्वेज के बिहाफ पर बनाए थे, फिर उसमें हमें डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स नजर आई। न्यू स्टेट्स यानी नए राज्यों की मांग नजर आई। सवाल है कहां,
आप अपने आप से पूछिएगा, अपने आप से समझिएगा, और कल का क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में बता दूंगा ताकि अगले क्वेश्चन को आप समझ सकें और उसको लिख सकें और फिर अपने व्यू पॉइंट को जज कर सकें, फिर अपने व्यू पॉइंट को जज कर सकें। खुद सोचकर देखो है क्या ये मामला। कॉन्टेक्स्ट, डायवर्सिटी ऑफ इंडिया। डायवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है? सोसाइटी का पार्ट। आपने भी यही सोचा होगा। रीजन, क्षेत्र, ये भी सोसाइटी का पार्ट है। कल्चरल यूनिट्स, ये भी सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन डिसाइड क्या कर रहा है? स्टेट। और सवालिया निशान इसके ऊपर लगा रहा है कि हम जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कर रहे थे और जो न्यू डिमांड्स हैं वो कैसे एक दूसरे को टकरा रही हैं। ये आपका कल्चरल यूनिट से रिलेटेड है, सॉरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक काम कीजिए, इसी क्वेश्चन को कल दोबारा डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर, मतलब इसी क्वेश्चन को इस वीडियो में दोबारा डिस्कशन करूंगा। एक बार बैठ के सोचो, कमेंट में लिखो कि ये क्वेश्चन क्या है, फिर आगे डिस्कस होगा। जान के अधूरा छोड़ रहा हूं ताकि आप अपना दिमाग लगाओ कि अभी भी क्या लिखोगे। और एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप लोग इसके व्यू पॉइंट को या आंसर को मेरे नंबर पर लिखकर भेजेंगे, और जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं इस पर भेजेंगे 9540557189। ये मेरा एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे ना तो आप कॉल करेंगे, ना ही व्हाट्सएप कॉल करेंगे, ना वीडियो कॉल करेंगे। आप सिर्फ अपना आंसर राइटिंग लिखकर भेजेंगे, और जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बेस्ट आंसर को मैं यहां डिस्कस करूंगा कि उस लड़के ने कितना बेस्ट आंसर लिखा है। यह समझिए, इस पर आप आंसर लिखकर भेजिएगा। सिर्फ ये आपके आंसर्स के लिए है। फिर हम इसमें बेस्ट आंसर जो भी होगा वो यहां डिस्कस करेंगे और स्क्रीन पर दिखाएंगे बच्चों ने कौन कौन से आंसर्स लिखे हैं, कैसे कैसे आंसर्स लिखे हैं, और जो अच्छे आंसर्स होंगे उनको लिखकर दिखाएंगे। वर्ड लिमिट 150 है, और इसे फिर कल डिस्कस भी करूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।